इकोनॉमी के बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी हैं। अभी हमारे बाद इनका सेशन होगा। चलिए, तो आज हम लोग लाइव हैं और लाइव सेशन लगातार आता रहेगा जब तक मैं वायरल ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे या मेरे सर्कल में जो दोस्त यार हैं सबने कहा कि नहीं यार तिवारी जी आप डिजर्व करते हो, अभी तक आपको वायरल हो जाना था, पता नहीं कहाँ पढ़े हो आप, इतना अच्छा पढ़ाते हो, नॉलेज है, और कहीं न कहीं फिर भी आपको उस हिसाब से अचीवमेंट नहीं मिला। तो मैंने सोचा साम दाम दंड भेद। अब फेसबुक जिससे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, या फेसबुक पे बहुत सारे दोस्त यार हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जितना मैं डिजर्व करता हूँ उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं मेरी अर्निंग है। लक्ष्मी जी मेरे ऊपर कहीं ना कहीं कृपा बनाए रखी हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी जो फेसबुक सर्कल है, फेसबुक फ्रेंडशिप है, फेसबुक फॉलोअर्स है, उनका बड़ा रोल है। तो अब मैं लगातार फेसबुक पे लाइव आऊंगा। कल मैं यूट्यूब पे भी लाइव आया, ड्रीम जॉब विद तिवारी सर मेरा यूट्यूब चैनल है, 3500 प्लस सब्सक्राइबर हैं, लेकिन पता चला 4 लोग लाइव देख रहे हैं। तो इतना बढ़िया मैं इतिहास पढ़ा रहा था और लाइव कितने हैं 4। तो कहीं ना कहीं मुझे पश्चाताप हो रहा था, ये कौन क्राउड मैंने बना लिया। 3500 सब्सक्राइबर, 4 लोग लाइव हैं, और 3 दिन से प्रमोशन कर रहा था। तो मैंने सोचा अब मैं वहां आऊंगा लाइव जहां मैं एक्टिव था वर्षों से, जो मेरी पहचान है जीएस पढ़ाने की, वो कहीं ना कहीं फेसबुक से ही मुझे क्लास मिलती हैं, फेसबुक से ही मेरा एक फ्रेंडशिप का स्टैंडर्ड बना है। और मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं फेसबुक पे ही मेरे जो एक्टिव स्टूडेंट हैं वो सब बने हुए हैं, तो हम उन एक्टिव लोगों के बीच में लाइव आएंगे, सेशन लाएंगे, चाहे वाचिंग मेरी 4 क्यों ना हो। तो लगातार ये सेशन आता जाएगा जब तक हमारा जीएस खत्म नहीं हो जाता। तो कल मैंने यूट्यूब लाइव पर अरब इन्वेशन, अरब आक्रमण पढ़ाया आपको, मुस्लिम आक्रमण पढ़ाया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी बताया। आज मैं उसके आगे बढ़ूंगा और आज मैं मोहम्मद गोरी पढ़ाऊंगा आपको। अब देखिए मैसेज आने लगा सबका, ऐसे ही मैसेज आता रहे आप लोगों का, और इससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन खुद को मिलता है, और खुद को मोटिवेशन मिले ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने पढ़ाया था आपको मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित सारे प्रश्न, महमूद गजनवी से संबंधित सारे प्रश्न। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा, अभी तक हमने जाना कि कहीं ना कहीं भारत पर अरब आक्रमण होते रहे, मुस्लिम आक्रमण होते रहे, रुपए पैसे उनके पास कम होते थे, खत्म हो जाते थे, चलो इंडिया की तरफ चलो, रुपए पैसे कम हुए, चलो इंडिया की तरफ चलो। जैसे यूपी बिहार के लोग होते हैं, गरीब लोग, भाई आए दिल्ली बम्बई रहे, लुधियाना चंडीगढ़ 4 महीना 3 महीना 15-20 हजार कमाए, फिर याद आने लगती है और चले आते हैं गांव। घर में भी नहीं बताते, ट्रेन में बैठे, टिकट लिए नहीं लिए, राम भरोसे चल दिए। समझ पाए आप? अब महीना 15 दिन में खर्च कर दिए, रुपए खत्म। अब फिर 200 रुपए पड़ोसी से, चाचा ताऊ से, बुआ मौसी से उधार लेकर फिर से वो पैसेंजर, मतलब कहीं ना कहीं लोकल ट्रेन पर बैठे, लोकल डिब्बे में बैठे, और फिर से दिल्ली बम्बई की तरफ चल दिए। तो ये कारवां, ये काफिला रुकता नहीं है, चलता रहता है, और रिजल्ट अंत में क्या होता है कि ढाक का पात, कुछ नहीं होता रिजल्ट। तो लेकिन यहाँ पर देखा आपने, आप देखोगे कि जो मुस्लिम अटैकर्स आए, अरब अटैकर्स आए, उनके प्रभाव पड़े, बहुत हद तक वो सफल भी रहे। अगर हम कहीं ना कहीं उनके आक्रमण को देखें, उनकी सफलता को देखें, लेकिन कोई साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाए। मतलब आए भारत पर तो कहीं ना कहीं 2, 4, 5, 10 किलो सोना चांदी हीरा जवाहरात लूट के ही ले गए, कोई खाली नहीं गया। लेकिन बाद में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारियों ने भारत पर
मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया, जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और गोरी को मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। तो ऐसा क्या था जिसके कारण उसको मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहा गया, तो हम लोग ये देखेंगे, पढ़ेंगे, और हम वो इतिहास पढ़ाएंगे जिससे आप इतिहास बनाएंगे। ये सेशन हमारा जो 60, 70, 100, 200, 400 घंटों तक चलने वाला है, ये उनके लिए भी है जो तैयारी करते हैं, जो अपनी तैयारी में सुधार चाहते हैं, उनके लिए भी है। जो कहीं ना कहीं पढ़ाना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, पढ़ा नहीं पाते, मार्कर पकड़ते ही कांपने लगते हैं, उनके लिए भी है। और जो मानते हैं कि मैं इतिहास का खलीफा हूँ, वो भी मेरे सेशन से सीखेंगे। टीचिंग एक आर्ट होती है, कला होती है, नॉलेज तो माशाअल्लाह होना चाहिए। तो ये सारा ज्ञान, सारा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट रख दूंगा, ताकि आप अपना भविष्य निर्माण कर सके। ओके, तो अब हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। और आप लोग ना थोड़ा सा सेशन को शेयर वगैरह कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरवन सर, ये बहुत एक्सपर्ट है इकोनॉमी के। मेरे बाद इनका सेशन होना है, तो भी थोड़ा सा असमंजस में है कि आईएएस एकेडमी का नाम क्या रखें। तो अगर आप लोग सजेस्ट करें कोई आईएएस एकेडमी का नाम, तो ये सुटेबल लगा तो सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए। तो तीसरा जो मुस्लिम अटैकर है, उसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनवी तीसरे नंबर का अटैकर है। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, ये जो सीक्वेंस है, ऑर्डर, ये भूलना नहीं है। और अब मोहम्मद गोरी से संबंधित हम लोग सारे प्रश्न कर लेते हैं। अभी तक आपने महमूद गजनवी से संबंधित, मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित सारे प्रश्न किए। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, पहला अरब अटैकर जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, तो वो कौन था? तो याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में 712 एडी में सिंध पर आक्रमण किया। और किसको हराया? सिंध का हिंदू राजा था दाहिर। जजिया कर लगाया। जजिया क्या था? तो इट वाज रिलीजियस टैक्स गिवन बाय नॉन मुस्लिम्स बिहाफ ऑफ देयर सेफ्टी, बिहाफ ऑफ देयर सिक्योरिटी। और बाद में चूंकि भारत में जौहर प्रथा, सती प्रथा जैसी प्रथाएं प्रचलित थीं, और जब राजा दाहिर मारा गया, राजा दाहिर की रानियों ने जौहर धारण किया, तो राजा दाहिर की जो पुत्रियां थी, परमाल देवी, सूरज देवी, वो पकड़ी गईं। और जब इनको खलीफा के पास पेश किया गया, तो इन दो लड़कियों ने साजिश रची, और फिर इन्हीं के बदौलत, इन दो लड़कियों के बदौलत मोहम्मद बिन कासिम का अंत हो जाता है। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी, कभी हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे। फिर 300 साल तक कोई दूसरा अरब अटैकर या मुस्लिम अटैकर भारत नहीं आया, और आगे चल के मोहम्मद बिन कासिम आएगा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी आएगा, जिसने बैक टू बैक 17 बार भारत पर आक्रमण किए, 17 अटैक किए। और सबसे जो सफल, सबसे फेमस जो अटैक था, वो सोमनाथ मंदिर पर अटैक था, जो 1025 ईस्वी में हुआ। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ। गुजरात का राजा था, नाम था महमूद प्रथम, या याद रखना भीम फर्स्ट या मूल राज फर्स्ट, जिसने गजनवी का सामना किया, लेकिन मारा गया, शहीद हुआ। और फिर जब मंदिर में इंटर करने लगा महमूद गजनवी, तो पुजारियों ने कहा कि भाई ये मंदिर मत तोड़िए, मूर्ति मत तोड़िए।
ये 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, आस्था का विषय है, तो प्लीज इसको बख्श दीजिए आप। और आपको मैं सोने चांदी हीरे जवाहरात से तौल दूंगा, लेकिन आप मंदिर छोड़ दीजिए। तो गजनवी ने कहा, मुझे जानते नहीं तुम, मैं क्या हूं? बुद्ध सिकन हूं, मूर्ति भंजक हूं, और मैं इन मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ूंगा। अब ये क्यों मूर्तियां तोड़ा, क्यों मंदिर तोड़ा? तो इसके पीछे ये नहीं कि मूर्ति में कोई रुपया पैसा था उसको खोज रहा था, रुपया पैसा तो बहुत पा चुका था। मूर्ति मंदिरों को तोड़ने के पीछे जो हिंदुओं की आस्था थी देवी देवता में, ईश्वर में, अपने इष्ट में, तो वो मूर्तियों से विश्वास टूटे, मूर्तियों से विश्वास हटे, इसलिए उसने प्राचीन मंदिरों को टारगेट किया और आस्था तोड़ना चाहता था। बड़े हद तक आस्था पर प्रभाव भी पड़ा और हजारों लाखों की संख्या में लोग इस्लाम स्वीकार करने लगे, मुस्लिम बनने लगे। तो काफी हद तक गजनवी अपने इस अभियान में सफल भी रहा। गजनवी का जो पहला आक्रमण था, कल मैंने बताया 1001 ईस्वी में पाल वंश के खिलाफ था। पाल वंश का जो राजा था जयपाल, उसको गिल्टी फील हुआ, पश्चाताप फील हुआ, महसूस हुआ, क्योंकि वो गजनवी से हार चुका था और उसने फिर आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जौहर नहीं बोलना है, पॉइंट शुड बी नोटेड। जौहर क्या है? तो जौहर रानियां करती थी, राजपूत रानियां करती थी, ये उल्टा हुआ। राजपूत राजा ने, पाल वंश के राजा ने आत्मदाह किया, तो ये सुसाइड था, पश्चाताप हुआ उसको और कई सारे आक्रमणों का सामना करना पड़ा पाल वंश को। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में, कि पाल वंश का ही राजा था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी बिहार में। तो 1000 या 1001 ईस्वी में गजनवी का पहला आक्रमण हुआ। अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के खिलाफ हुआ। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी, उसका दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट था, जो आया था, जिसने किताब लिखी, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। किताब एक ही है, दो किताब नहीं है, पॉइंट शुड बी नोटेड। किताब एक ही है, बस नाम इसके दो हैं। और किताबुल हिंद या तहकीके हिंद से बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो उस समय के समाज, उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। तो जिस प्रकार से किताबुल हिंद या तहकीके हिंद ने बड़ी भूमिका निभाई उस समय के इतिहास को जानने में, सेम ऐसे ही मोहम्मद बिन कासिम के समय में चचनामा से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। चचनामा एक किताब है जो अरबी भाषा में लिखी गई। अब किसने लिखी है किसी को नहीं पता है, लेकिन जो तहकीके हिंद या किताबुल हिंद है किसने लिखी है सबको पता है, राइट। और फिर आप देखोगे 1030 में गजनवी मर जाता है, नेचुरल मरा, कोई उसको मारा नहीं, ओके। तो ये प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा बार इंडिविजुअल किसी अटैकर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था गजनवी, महमूद गजनवी। और 17 के 17 बार उसको सफलता मिली। आंशिक असफलता मिलती है उसके अंतिम 17वें आक्रमण में जाटों के खिलाफ, क्योंकि वो जाटों को पराजित करके जैसे ही गया 8-10 मील आगे गया था कि उसको सूचना मिली गुप्तचरों के द्वारा कि जाटों ने फिर से विद्रोह कर दिया है और हमारे प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव को हटाकर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। तो गजनवी ने अपनी सेना से कहा, नहीं भाई अब नहीं चलना है, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जाटों को हराकर अपनी इज्जत बचाई है, अब दोबारा इन जाटों से पराजित होकर अपना इतिहास खत्म नहीं करना चाहते हैं। इस चक्कर में दोबारा फिर जाटों को हराने नहीं आया कौन? गजनवी। तो इस युद्ध में कह सकते हैं कि आंशिक सफलता या आंशिक असफलता प्राप्त हुई गजनवी को। तो कुछ इतिहासकार, कुछ टीचर्स बताते हैं कि 17वां जो आक्रमण था गजनवी का, उसमें वो पूरी तरीके से फेल रहा। गलत बात, फेल नहीं हुआ बल्कि सफल रहा। ये बात अलग है कि उसको आंशिक सफलता मिली। क्लियर? तो गजनवी से इतना प्रश्न बनता है केवल, बस। अब ये कल मैंने डिस्कस कर दिया था ब्रीफ में, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गोरी।
तो जो तीसरा मुस्लिम अटैकर था उसका नाम था मोहम्मद गोरी। इसका 2 फेज है, 1 फेज 2 फेज। तो जो फर्स्ट फेज है उसमें वो भारत आता है, दूसरे फेज में भी आता है, लेकिन जो फर्स्ट फेज में आया वो मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी की तरह कोई बुलाया नहीं उसको कि किसी भारतीय ने उसको बुलाया हो। तो 1175 ईस्वी में 1175 से लेकर 1178 1175 से लेकर 1178 के बीच में मोहम्मद गोरी का जो फर्स्ट फेज में कैंपेन हुआ भारत के लिए वो इस बीच में हुआ। पूछा जाएगा कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, तो फर्स्ट अटैक ऑफ गोरी वाज हेल्ड इन 1175, 1175 में हुआ, भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पे हुआ और उसमें गोरी को सफलता मिलती है। लेकिन 1178 में गुजरात का राजा था भीम सेकेंड या मूलराज सेकेंड, ध्यान देना, पॉइंट शुड बी नोटेड। भीम फर्स्ट या मूलराज फर्स्ट सोमनाथ मंदिर पर जब गजनवी ने आक्रमण किया उस समय ये क्या करता है, गजनवी से युद्ध करता है, मारा जाता है, शहीद हुआ। और उसी वंश उसी फैमिली का है भीम सेकेंड या मूलराज सेकेंड, जिसने 1178 में आबू पर्वत की लड़ाई में गुजरात राजस्थान के बॉर्डर में इसने गोरी को क्या किया, पराजित किया। समझ पाए आप? तो अपने पूर्वज का बदला इसने अरब आक्रमणकारी को हराकर, कहीं ना कहीं मुस्लिम आक्रमणकारी को हराकर पूरा किया। क्लियर? तो अब 12-13 साल तक गोरी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो भारत की तरफ आक्रमण करने की तो बात छोड़ो, सोच भी ले भारत को लेकर, इतना ज्यादा वो डर चुका था, आशंकित हो चुका था और कहीं ना कहीं इसलिए उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो भारत पर दोबारा अभियान करे। 12-13 वर्षों का समय बीता, भीम सेकेंड या मूलराज सेकेंड की डेथ हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका था गोरी को। और इस बीच भारत में एक घटना हुई, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इतिहासकार हैं, तो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते भी हैं, सर अपना भारत का इतिहास बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है, क्या हमारे इतिहास से छेड़छाड़ हुई है? कुछ विशेष कैरेक्टर्स राजाओं महाराजाओं को बहुत बढ़ चढ़ कर दिखाया गया है और कुछ महान बड़े भारतीय राजाओं का जिक्र ही नहीं है, उनकी ख्याति, उनका नाम क्षेत्र विशेष में जाना जाता है लेकिन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वो नहीं जाने गए, ऐसा रीजन। तो इतना इमोशनल नहीं होना है बेटा, इतिहास है, समझ पाए आप? और इतिहास इमोशनल होकर नहीं समझा जाता है, हमें वो सारे टॉपिक, हमें वो सारे पॉइंट क्लियर करने हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी जो जिस राजा को महान बताती है, जिस राजा को जिस हिसाब से बताती है, उसको उस हिसाब से आपको पढ़ना है, अपना व्यू, अपना आइडियोलॉजी उस हिसाब से विचारधारा रखना है। समय के साथ साथ बदलाव होता जाएगा और उस बदलाव के हिसाब से आपको भी एडजस्ट करना है। तो हमेशा क्वेश्चन का जो नेचर है, क्वेश्चन का जो स्वरूप है, उस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ता है, ना कि अपने विचारों के हिसाब से आप आंसर करिए। समझ पाए आप? तो आप देखोगे कि भारत में इतने सारे अटैकर्स हुए और लगभग अटैकर्स सफल हुए। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि वही केवल वीर बहादुर थे, हमारे यहाँ वीर बहादुर नहीं होते थे, हमारी पृथ्वी वीरों से खाली थी। एक से एक महान वीर बहादुर हिंदुस्तान में हुए हैं। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, हमारा इतिहास गवाह है, हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावना होती थी और इस ईर्ष्या द्वेष की भावना से ही आपस में क्या होता था, हम लड़ते झगड़ते रहते थे। हम ताकतवर थे, हम बहादुर थे, हमारा इतिहास स्वर्णिम था, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव, आपसी ईर्ष्या द्वेष की जो भावना थी, इसका फायदा ना अपोनेंट को मिलता था, अपोजिट पार्टी को मिलता था। और कभी कभी तो हद हो जाती थी कि हमारे आपके बीच में लड़ाई है
हमने किसी तीसरे चौथे को इन्वॉल्व कर लिया कि भाई ये इसकी कमियां हैं, इसको मार दो आप। दो चार पांच जो मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे वो सामने वाला राजा पराजित हो। तो कहीं ना कहीं घर का भेदिया लंका ढावे, सुना होगा आपने। तो क्या रावण को मारा जा सकता था बिना विभीषण के? क्या बाली को मारा जा सकता था बिना सुग्रीव के? तो ऐसे इतिहास गवाह हैं। ऐसे बहुत सारे भारत में भी गद्दार हुए जिन्होंने अपने वतन से गद्दारी करी, और रिजल्ट ये रहा कि कई वर्षों तक भारत गुलाम रहा। विदेशी आक्रांताओं ने भारत की अस्मिता, डिग्निटी के साथ खेला, कत्लेआम मचा दिया भारत में। यही कारण था कि विदेशी आक्रांता बहुत हद तक भारत में सफल रहे। आप आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको गुप्त काल के बारे में, तो आपको बताऊंगा मैं हूणों के बारे में। हूण विदेशी आक्रांता थे, और प्राचीन काल में हूणों ने पूरे यूरोप में तबाही मचा रखी थी। लेकिन हूण जब भारत आते हैं, उस समय कुमारगुप्त का राज होता है। गुप्त वंश का राजा था कुमारगुप्त, और उसका पुत्र स्कंदगुप्त बुरी तरीके से और बार बार लगातार हूणों को पराजित करता है। मतलब जितनी बार हूण आते हैं उतनी बार स्कंदगुप्त उनको पराजित करता है। तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का इतिहास स्वर्णिम रहा था। अब हूण पूरे यूरोप में तबाही मचाते हैं, लेकिन भारत में उनको सफलता नहीं मिल पाती। गुप्त काल में स्कंदगुप्त उनको बार बार लगातार कई बार पराजित करता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि स्कंदगुप्त जैसे वीर बहादुर हिंदुस्तान में थे, तो जब प्राचीन काल में थे तो मध्यकाल में भी थे। लेकिन मध्यकाल में आप देखोगे कि ईर्ष्या द्वेष की भावना अपने चरम पर पहुंच जाती है, और फिर क्या होगा? यही रंजिश, साजिश, गद्दारी हमें देखने को मिलती है। तो भारत में भी कुछ ऐसी घटना हुई। कन्नौज का एक राजा था, कन्नौज यूपी में, सुना होगा आपने, लखनऊ के पास में। कन्नौज का राजा था जयचंद। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता का स्वयंवर रखा गया था, स्वयंवर प्रथा। ये क्या होती है स्वयंवर प्रथा? तो स्वयंवर प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी, और जब लड़की शादी लायक होती थी तो उसका विवाह होता था, शादी होती थी, वो स्वयंवर प्रथा के द्वारा होती थी। रामायण महाभारत वगैरह में पढ़ा होगा आपने कि कुछ मतलब कंपटीशन टाइप का होता था। लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं कि इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कोई कंपटीशन रखा जाता हो और कंपटीशन जीतने वाला राजकुमारी से विवाह करता हो। ओके, यहाँ पर ऐसा होता था कि स्वयंवर प्रथा, लड़की को अपना वर, अपना हस्बैंड चुनने की आज़ादी होती थी। ये नहीं कि पहले से ही वो मतलब चुनी हुई है और उसी को प्राथमिकता देगी, ऐसा नहीं है। बल्कि जो राजकुमारी होगी, जो उसका फादर होगा, वो देश दुनिया के बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को बुलाएगा, लाइन से सब खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, और जैसे नहीं होता जयमाल मंडप, ऐसे मंडप बनेगा, जयमाल बनेगा, और उस पर राजकुमारी आएगी और फोकस किया जाएगा, उजाला किया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा पहले के ज़माने में जब हमारी शादी हुई, हमारे साथी हैं सरवन जी, इनकी शादी हुई, तो हम लोगों के यहाँ ना बहुत ये सब नहीं होता था, क्या नाम है, जनरेटर वगैरह। लोग क्या करते थे, गैस जलाते थे, छोटी वाली गैस, पेट्रोमैक्स, 8 10 15 गैस, उसी में क्या हो जाता था, शादी हो जाती थी। अब भाई गैस जली हुई है, रात में पता चला दुल्हन सुंदर दिख रही है, सवेरे जब घर आई पता चला भाई लड़की तो मतलब सुंदर है ही नहीं, धोखा हुआ। ऐसे भी हो जाता था। तो समय के साथ बदलाव देखने को मिला, तो तभी तो लोग अब लड़की देखने लगे 2 बार 3 बार कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि भविष्य की बात होती है, बुरा मत मानिएगा। यही पॉइंट लड़की के लिए, लड़के के लिए भी कहीं ना कहीं सुटेबल बैठता है, ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं विरोधाभास है। जैसे आपने देखा होगा कोयला मूवी, तो कोयला में क्या हुआ कि शाहरुख खान की फोटो दिखाकर अमरीश पुरी आ गया दूल्हा बनकर। तो सेम ऐसे भी यहाँ भी होता था, इसलिए ऐसा विशेष प्रावधान किया गया। भगत जी हमारे जो यहाँ मतलब जिनका स्टूडियो है, तो अभी वो आरती कर रहे हैं। तो इन्हीं पूजा पाठ का ही सब प्रभाव है कि हम लोग तेजी से
फल फूल रहे हैं। ईश्वर करे ऐसे ही लक्ष्मी जी की कृपा, देवी जी की कृपा, हमारे इष्ट देव की कृपा बनी रहे हम सब पर। और समझ पाए आप, तो संयोगिता का स्वयंवर था, जयचंद की लड़की थी, कन्नौज का राजा था जयचंद। अब स्वयंवर में देश दुनिया के बड़े बड़े राजा आए हुए थे। लड़की को उन राजाओं में से किसी एक को चुनना था, हस्बैंड बनाना था, अपना वर चुनना था। लेकिन उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया ही नहीं गया। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का अफेयर था। ये कौन है? पृथ्वीराज चौहान। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज चौहान। ये बताइए आप, पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का राजा है, अजमेर का राजा है, ये फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? जल्दी बताइए। ये पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? जल्दी बताइए। अब मैं सबके, भाई बहुत सारे लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे आप लोग लाइव रहिए और हम लोगों को इतिहास बनाना है। अमन भी लाइव है, अमन बहुत तेज बच्चा है और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बदनामी होगी उस कोचिंग की। और दिल्ली मुखर्जी नगर में सो कॉल्ड बहुत बड़ी कोचिंग है और उसमें लगभग 500-600 लोग एक साथ बैठते हैं एक बैच में। तो एक दिन अमन अपने साथी के साथ गए और आगे डेस्क पर बैठे थे, क्लास देख रहे थे और उस समय पॉलिटी पढ़ाई जा रही थी, शायद संसद या सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही थी। और वो बहुत बड़े टीचर थे, अध्यापक जो पढ़ा रहे थे पॉलिटी। तो उन्होंने कहा भाई समझ में आया? तो कहे हाँ सर समझ में आया, लेकिन ये टॉपिक कम समझ में आया। एक्चुअली एक तिवारी सर है, कहे कौन तिवारी सर? कहे एक तिवारी सर हैं जो सर बहुत बढ़िया पॉलिटी पढ़ाते हैं और वो आपसे भी बढ़िया पढ़ाते हैं। अब लगभग 500-600 बच्चे बैठे हुए थे। कुछ बच्चे जो मुझे जानते थे वो तालियां बजाने लगे। तो कहीं ना कहीं ये जब अमन बताने आए, मुझे अमन बताए, तो मैं भी 5 मिनट सोचने लगा कि इतने सीनियर टीचर, इतनी बड़ी कोचिंग और वहाँ पर बच्चे मुझे जानते हैं, मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी काबिलियत, हमें अपना बच्चों के प्रति विश्वास और ज़्यादा प्रगाढ़ करना है। और अमन जैसे ही बच्चों की रिक्वेस्ट पर हम लाइव सेशन लेकर आए हैं और फेसबुक पे लाइव आए हैं और लगातार फेसबुक पे लाइव आते रहेंगे। ये काफिला, ये कारवां हम जब तक नहीं बंद करेंगे, जब तक अंजाम तक न पहुंचे। और एक दिन मुझे विश्वास है अपने फ्रेंड्स पर, अपने फेसबुक फॉलोअर्स पर, कि आप लोगों ने इतना मुझे दिया है तो कम से कम एक नई पहचान भी देंगे, जिससे मैं एक मुखर्जी नगर इलाहाबाद क्षेत्र विशेष में नहीं बल्कि मैं हिंदुस्तान से बाहर भी अमेरिका और यूरोप तक जाना जाऊंगा। तो बस 10 मिनट में हम लोग सेशन खत्म करते हैं। अभी सरवन जी इकोनॉमी एक्सपर्ट है, उनका सेशन होने वाला है। तो किसी बच्चे का कोई कमेंट हो तो तुरंत आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही हम लोग लाइव सेशन लेकर आते रहेंगे। तो भाई स्वयंवर हो गया? तो स्वयंवर नहीं हुआ, स्वयंवर होने वाला था। और क्या हुआ? स्वयंवर से, जैसे मान लो शाम में स्वयंवर है, रात में स्वयंवर है, देश दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा बुलाए गए और हुआ क्या? मामला एकदम चेंज हो गया। हुआ क्या कि भाई अब जैसे रात में स्वयंवर है, सुबह हुआ तो लोग लड़की के कमरे में गए, संयोगिता के कमरे में गए कि दीदी उठिए, आज आपका स्वयंवर है, आज आप दुल्हन बनेंगी। भाई तैयारी आपको पता होगा, जो स्टूडेंट दुल्हन बन चुकी होंगी, जो लड़के दूल्हा बन चुके होंगे, जो बनने वाले होंगे दूल्हा, जो लड़कियां दुल्हन बनने वाली होंगी, एक अलग मन में एक मतलब फीलिंग्स आती है, उसको क्लास में नहीं शेयर करेंगे। तो वैसे ही फीलिंग्स थी उनकी सखियों में, दोस्त यार में और संयोगिता में भी रही होगी। तो उनकी सहेलियां आई और बोली कि दीदी उठिए और स्वयंवर है आज आपका, तैयार हो जाइए। एक नहीं बल्कि सैकड़ों हजार दूल्हे आए हुए हैं और हजारों दूल्हे आने वाले हैं, भावनाओं को समझिए।
और हुआ क्या कि जब रजाई उठाई गई तो उसमें संयोगिता नहीं बल्कि संयोगिता की दासी मिली। लोगों ने पूछा ये क्या है, कहाँ गई संयोगिता? तो बोले वो तो सुबह जीजा आए 4 बजे ले गए। और ये सुनकर पूरा राजमहल में क्या हो गया, सन्नाटा मातम छा गया। किसी ने ये जाके मैसेज संयोगिता के पिता जयचंद को दे दिया, जो एकदम अमरीशपुरी टाइप का था। जब उसको पता चला कि मेरी लड़की का स्वयंवर है, देश दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा इनवाइट हैं और हमारी लड़की गायब है, हम कहाँ जाएंगे? और फिर क्या, वो सुसाइड भी कर सकता था, लेकिन उसने सुसाइड नहीं किया। जब उसको पता चला कि अंजाम किसने दिया है, पृथ्वीराज चौहान ने दिया है। कौन पृथ्वीराज चौहान? याद रखना, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? तो थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, अजमेर का राजा। मतलब इसके पहले 2 राजा हो चुके थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये पूछा गया प्रश्न है। तो अब पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया था, ध्यान दीजिएगा, किसका? संयोगिता का। अब अपहरण किया नहीं किया ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ईश्वर न करे किसी की लड़की मतलब ऐसा कभी करे कि उसका शादी हो, विवाह हो, निकाह हो, 1 दिन 2 दिन पहले ही वो शादी से भाग जाए, गांव से, घर से भाग जाए, तो एक बदनामी का विषय होता है गांव समाज में। समझ पाए आप? तो कहीं ना कहीं वो बदनामी जयचंद को भी झेलनी पड़ी। तो इसी का पश्चाताप कहीं ना कहीं कर रहा था जयचंद, और इस घटना को अंजाम देने में जिसको उसने जिम्मेदार समझा वो पृथ्वीराज चौहान था। और उससे बदला लेने के लिए गोरवंश के राजा मोहम्मद गोरी को भारत बुलाया गया। ध्यान देना, अब आपसे पूछेगा मोहम्मद गोरी को किसने बुलाया? कन्नौज के राजा जयचंद ने बुलाया। क्यों बुलाया? स्वयंवर वाली घटना। समझ पाए आप? और अब गोरी आ गया। दोनों महान राजा, दोनों एक हो जाते। गोरी की हिम्मत नहीं थी कोई युद्ध जीत पाता, लेकिन दोनों अलग अलग। गोरी आया, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो जो पहली लड़ाई हुई वो 1191 में हुई, 1191 में हुई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित किया। आया था गोरी पराजित करने, लेकिन गोरी पराजित हो गया और वो रण क्षेत्र, युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगा। तो आपको पता होगा यूपी में लोकगीत है, जानते होंगे आल्हा गायन। तो आल्हा मैं कभी सेशन रखूंगा, और एक मेरे दोस्त हैं, अब तो वो कहीं ना कहीं बड़े पोस्ट पर हैं, लेकिन वो जब हमारे साथ थे, रूममेट थे हमारे इलाहाबाद में, तो आल्हा बहुत बढ़िया गाते थे और बिना तबले का, मतलब बेंच पर और तखत पे ही बढ़िया तबला बजाते थे। तो आल्हा गायन, आल्हा एक्चुअली एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि 2 भाइयों की कहानी, आल्हा उदल। आल्हा उदल, तो आल्हा उदल बहुत बहादुर थे, और इतने बहादुर थे कि उनको गुस्सा आया जब रण क्षेत्र से भागने लगा गोरी, और पृथ्वीराज चौहान के पास आए, बोले साहब आप मुझे आदेश करो, हम लोग दौड़ा के मार देंगे पृथ्वीराज चौहान पर हिम्मत कैसे हुई अटैक करने की गोरी की, हम इसको मार देंगे, अभी 2-4-10 किलोमीटर गया है, हम लोग दौड़ा के मार देते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा नहीं भाई, हम राजपूत हैं और राजपूत कभी पीठ पे वार नहीं करते, निहत्थे पर वार नहीं करते, भगोड़े पर वार नहीं करते। आज अगर हमने गोरी को मार दिया तो कल को जब हमारा इतिहास पढ़ाया जाएगा तो हम राजपूतों की बदनामी होगी कि एक भगोड़े निहत्थे को इसने मार दिया। आपने देखा होगा प्राचीन काल में राजपूताना वाली कोई मूवी, कोई युद्ध, तो जैसे युद्ध हो रहा है, एक मैदान में भाला युद्ध हो रहा है, तलवारबाजी हो रही है, तो हमारा जो राजा होता था, सामने वाली सेना का जो नायक होता था, सामने वाले जो सेना होती थी, उसका अगर तलवार गिरा दिया, भाला गिरा दिया, तो ऐसे नहीं गर्दन कलम करता था, सर कलम करता था, कहेगा इनको तलवार दूसरी दी जाए, इनको दूसरा भाला दिया जाए। अब दूसरा भाला आया, फिर भाला गिर गया, तलवार गिर गई, फिर कहा जाएगा दूसरा भाला दीजिए, दूसरा तलवार दीजिए, निहत्थे पे कैसे वार करूंगा।
और सामने वाला धूर्त होता था, हमारे तलवार या हमारा भाला गिरा, हमारा सर धड़ से अलग कर देता था। आपको पता है कर्ण जैसा वीर बहादुर युद्ध क्षेत्र में मारा गया तो कहीं ना कहीं इसी धोखेबाजी से तो मारा गया। बताओ, उसका रथ धंस गया था, पहिया ठीक कर रहा था, अचानक से उस पर वार हो गया। समझ पाए आप? तो ऐसे ही होता था हमारे यहाँ। तो जो आल्हा उदल थे बहुत बहादुर थे, इन्होंने कहा कि साहब आदेश करिए, दौड़ा के मार देते हैं, लेकिन नहीं किया ऐसा। और फिर क्या हुआ, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। और जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, इसमें गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अब इस युद्ध में कहा जाता है कि जो आल्हा उदल दो बहादुर सेना नायक थे पृथ्वीराज चौहान की सेना में, तो दोनों इस युद्ध में नहीं थे। उदल ने अपनी गर्दन देवी जी पर चढ़ा दी थी, काली जी पर, और आल्हा ने फिर कसम खा लिया मंदिर में ही कि या तो मेरे भाई उदल को जिंदा करो या तो मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। और कहा जाता है कि युद्ध से पहले कई सारे संदेश आल्हा के पास आए, लेकिन उसने कहा नहीं भाई, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो एक बड़ा रीजन था आल्हा और उदल का युद्ध में ना होना। दूसरा बड़ा रीजन था कि अब बहुत कमजोर हो चुके थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। क्योंकि उनको लगा कि हमने तो गोरी को हरा ही दिया है, अब तो यार ये हमसे कभी नहीं जीतने वाला है, हल्के में ले लिया हमने। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण था कि गोरी इस बार बहुत ताकतवर होकर आया। इस बार वो मध्य एशिया के 4 खूंखार कमांडरों के साथ आया, बख्तियार खिलजी, कुबाचा, ऐबक, यलदौज, नाम से ही चारों बदमाश लग रहे होंगे आपको। तो काम भी ऐसा था, मध्य एशिया में ये चारों अपनी वीरता के कारण, युद्ध क्षेत्र में अपनी कुशलता और निपुणता के कारण जाने जाते थे। तो इस बार गोरी बहुत ज्यादा ताकतवर होकर आया और पृथ्वीराज चौहान कहीं न कहीं कमजोर हो चुके थे। कहा जाता है इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, मारे गए। लेकिन अब मारने का समाचार तो बहुत कम किताबों में मिलता है। कैसे, क्या मामला है? तो माना जाता है कि जो दरबारी कवि था पृथ्वीराज चौहान का, चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा है, उसने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर गोरी के सामने पेश किया गया। चूंकि कहा जाता है कि महाराजा दशरथ की तरह पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण मारते थे, तो ये जानता था गोरी। और गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में पट्टी बांध रखी थी, हाथों में रस्सी बांध रखी थी, ताकि ना हाथ खोल पाए और ना आंखों से कुछ देख पाए। तो इसका जो दरबारी था पृथ्वीराज चौहान, इसके साथ में था। पृथ्वीराज चौहान के साथ में उसने अपनी लोकल भाषा में कहा कि 4 बांस 24 गज, अंगुली अष्ट प्रमाण, और ताव ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो शब्दभेदी बाण के बारे में कहा जाता है कि एग्जैक्ट दूरी पता हो या फिर आवाज आए तो उसका अंदाजा मिल जाता है और तीर तरकस काम करने लगता है। और ऐसे ही हुआ। और पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि साहब मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे हाथ खोल दिए जाएं। हाथ खोल दिया गया। फिर लोकल भाषा में पृथ्वीराज चौहान ने दूरी बता दी और पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया किसको? गोरी को। ये टोटल झूठी कपोल कल्पित कहानी है। 4 बांस 24 गज, आप जानते हैं 4 बांस, एक बांस बहुत बड़ा हुआ, लगभग कितने फीट का? 30-40 फीट का हुआ। तो 4 बांस 24 गज, 22 गज की एक क्रिकेट पिच होती है, और 8 उंगली। मतलब इतना एक्सपर्ट तो नहीं था कौन? चंद्रबरदाई, कितनी दूरी का अंदाजा लगा पाए। आप एक से एक बड़े कोई कहीं ना कहीं आप कारीगर मिस्त्री को बुला लीजिए, राजमिस्त्री को, और कोई आप घर वगैरह बनवाइए, तो वो हमेशा इंची टेप अपने साथ जिम में रखे रहता है। तो पहले नापेगा कितनी लंबाई, इतनी चौड़ाई है, और भी नापना पड़ेगा इसको। समझ पाए आप? और ये कोई कारीगर मिस्त्री राजमिस्त्री तो थे नहीं कि 4 बांस 24 गज, अंगुली अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इतनी दूरी का अंदाजा कैसे मिल गया? तो हम कहीं ना कहीं अप्रिसिएट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत में दरबारियों ने, कोल्ड पोएट ने किताबें लिखी, इतिहास लिखा, वो कहीं ना कहीं बायस्ड होता था, पक्षपात पूर्ण होता था। हमारे इतिहास नहीं, दुनिया में कोई भी किसी का दरबारी लिखेगा तो कहीं ना कहीं अपने राजा की प्रशंसा जरूर करेगा। तो हम उस किताब के बेस पर ही उस कालखंड या इतिहास को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल है किताब का, इसलिए हम किताब का नाम भी नोट करेंगे। चंद्रबरदाई कौन? दरबारी। किताब कौन? पृथ्वीराज रासो। समझ में आया? तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार
92 में कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी नहीं खत्म हुई। बस 2 मिनट और, बस फिर सेशन की हम एंडिंग करते हैं। और 1194 में 1194 में एक तीसरा युद्ध गोरी ने लड़ा। वो तीसरा युद्ध कौन था? 1194 में बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें गोरी ने जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया। सोचिए आप, जयचंद ने ही गोरी को बुलाया और जयचंद ने ही गोरी को बुलाया और जयचंद को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ा और गोरी ने जयचंद को भी पराजित किया। तो उस समय 1200 ईस्वी में दो बड़ी शक्तियां थी भारत में, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के नाम से, दोनों खत्म हो चुकी थी। तो अब कोई बड़ा कोई राजपूत राजा नहीं था जो मोहम्मद गोरी को पराजित कर सकता था, दोनों की एंडिंग हो चुकी थी। अब क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने बहुत सारी जो क्या नाम अपनी नीतियां थी उनको अप्लाई किया भारत में, और मोहम्मद गोरी का वफादार जो गुलाम था, कमांडर था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर बख्तियार खिलजी ने भारत की विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला को नष्ट करवा दिया। ध्यान समझिएगा, अभी तक हमने बुशिकन के बारे में पढ़ा, मूर्ति भंजक के बारे में पढ़ा, स्टेचू डिस्ट्रॉयर, स्टेचू क्रैकर के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसे भी लोग थे जो यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय तोड़ते थे, नष्ट करते थे। याद करिए, आज के 10, 12, 15 साल पहले हमारे यहाँ यूपी में एक घटना हो रही थी, गिरोह चला था रात में जो एक्टिव होता था, मुंह नचोआ गिरोह, सुना होगा, मुंह नचोआ। यूपी में से बहुत घटनाएं होती हैं। एक चड्ढी बनियान गिरोह भी चलता था रात में, मतलब वो चोरी डकैती करता था अंडरवियर और बनियान पहन के, चड्ढी बनियान गिरोह। एक बीच में आपने सुना होगा चोटी काटने वाला गिरोह चला था, बड़े बड़े बाल जो रखते थे, जो औरतें बाल रखती थी चोटी, वो चोटी कट जाती थी। अब पता नहीं सही गलत, इसके बारे में हमारा चैनल हम कोई प्रमाणित नहीं करते हैं, लेकिन मुंह नचोआ मतलब रात में लोग सोए होते थे, पता चला मार्च अप्रैल मई में, और मुंह नोच के चला जाता था। बीच में कोई बोला कि ये बंदर है, कोई कहा एलियन है, कोई अलग अलग टाइप्स का, मतलब कहीं ना कहीं अपने हिसाब से मनगढ़ंत बातें कहने लगा। लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन है, तो लोग ना अपने छत पे एंगल लोहे का लगाने लगे, तो कुछ ऐसा रेडिएशन या कुछ किरणें वगैरह जरूर रही होंगी जिनका प्रभाव था। फिर उसके बाद में मुंह नचोआ गिरोह खत्म हो गया। समझ में आया? ऐसे यहाँ पर भी था कि अब सोचिए आप, मंदिर तोड़ने वाला एक गिरोह आया, एक विश्वविद्यालय तोड़ने वाला गिरोह आया। तो जो विश्वविद्यालय तोड़ा गया इसीलिए तोड़ा गया ताकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता खत्म किया जाए और इस्लामी संस्कृति और सभ्यता को भारत में थोपा जाए। इसीलिए अब पूछा जाता है विक्रमशिला और जो नालंदा था वो किसके लिए फेमस था? तो प्राचीन भारत में शिक्षा का हब था, बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र होता था। याद रखना, फायान हुएनसांग जैसे चीनी यात्री एक ऐसा समय था जो भारत में आते थे, बहुत सारे विदेशी भारत में शिक्षा लेने आते थे। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय बोला जाए तो तक्षशिला था, नालंदा नहीं था, पॉइंट शुड बी नोटेड। लेकिन बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गोरी का कमांडर था, उसने तीनों विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए। किसके कहने पर? तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर। और अब क्या हुआ, अभी तक कहीं ना कहीं इस्लाम में कट्टरता थी, फेनेटिक कहीं ना कहीं रिलीजन माना जा रहा था, हिंदू उससे आशंकित थे, डरे हुए, सहमे हुए थे। लेकिन अब मोहम्मद गोरी के साथ भारत में एक बहुत बड़े सूफी संत आए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सुना होगा आपने, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत करी। और अब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रयासों से भारत में जो आइडियोलॉजी थी लोगों की इस्लाम को लेकर, वो चेंज होने लगी। अभी तक इस्लाम में जो बहुत ज़्यादा कट्टरता थी, वो कहीं ना कहीं चिश्ती संप्रदाय के कारण कट्टरता धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब कव्वाली, भजन, कीर्तन, नाच गाना ये भी शामिल होने लगा। तो इस्लाम में कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आने लगी, कहीं ना कहीं उदारता आने लगी। उसके पीछे का कारण शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या चिश्ती संप्रदाय को जाता है। अब चूंकि आप जानते हैं मजार दरगाह में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं, और जो पीर होते हैं, जो फकीर होते हैं, जो मजार होती है दरगाह, उस पर चादर चढ़ाया जाता है ना, उस पर धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल माला चढ़ाया जाता है। तो एक रिलीजियस प्लेस है जिसमें हिंदू
के साथ, मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ या इन्हीं सबके क्रेडिट से ये माना जाता है। भारत में 2 4 5 मुस्लिम सुल्तान या बादशाह को छोड़ दीजिए तो कोई भी कट्टर नहीं था। 2 4 5 तो इतने कट्टर थे कि मंदिर देख के उनको एलर्जी होती थी और बड़े पैमाने पे मंदिरों को उन्होंने नष्ट किया, तोड़ा। लेकिन और सब जो मुस्लिम सुल्तान और बादशाह थे, एक नंबर के महान राजा थे, बढ़िया राजा थे। मेरा इतिहास यूपीएससी में ऑप्शनल था, मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू दिया है। अभी तक मैंने 17 पीसीएस क्वालिफाई किया स्टेट पीसीएस का। तो कहीं ना कहीं मेरा जो अपना अनुभव है, इतने साल से मैं अध्यापन कर रहा हूं, तो इस बीच में 2 4 5 सुल्तानों को छोड़कर मुझे नहीं लगा कि कोई भी सुल्तान हिंदू मुस्लिम जो एकता थी, यूनिटी थी, उस पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव डाले। 2 4 5 रहे, वो हर घर परिवार गांव समाज में होते हैं, ऐसे ही इनके यहाँ भी रहे। हाँ, हिंदू मुस्लिम तहजीब सभ्यता ये बहुत भारत में फली और फली फूली। इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत में जो मुस्लिम राजा महाराजा थे, उन्होंने जो राज किया उसमें पक्षपात और भेदभाव नहीं किया, राइट। लेकिन जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा भारत में, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो खत्म हुई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी में जो प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो द्वेष बना, जो भेदभाव हुआ, जो गैप बना, उसके पीछे अंग्रेजों की जो नीति थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, फूट डालो और राज करो, ये वाली नीति ने हिंदू मुस्लिम की एकता पर गहरा प्रभाव डाला। और फिर आप जानते होंगे 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया, वो फूट डालो और शासन करो का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। और 1906 में मुस्लिम लीग बनी और यही मुस्लिम लीग भारत में पाकिस्तान बनाती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये अंग्रेज नहीं होते तो भारत टूटता नहीं। तो इस तरीके से दोबारा अगर कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर भेदभाव करता है, भारत को तोड़ने का प्रयास करता है, तो चाहे हमारे साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा हो, चाहे बस में यात्रा कर रहा हो, चाहे हमारा सागा संबंधी क्यों ना हो, हमें उससे बहस करनी चाहिए, तर्क करनी चाहिए और कहीं ना कहीं उसको ये समझाना चाहिए कि यार भारत एक बार टूट चुका है, दूसरे बार मत तोड़ने दीजिए, आप मत तोड़िए। क्लियर। और इसीलिए प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया। बहुत सेंसिटिव मामला है प्रियम्बल में अमेंडमेंट करना, केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ और उसमें अखंडता, इंटेग्रिटी शब्द जोड़ा गया, क्योंकि भारत को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। भाई भारत क्या है? भारत विविधताओं का देश है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। इतने धर्म, जाति, क्षेत्र विशेष के लोग रहते हैं ना कि आप पागल हो जाओगे। समझ में आया? पागल हो जाओगे आप, पूरा भारत घूम जाइए। बुरा मत मानिएगा, मैं भी एक इंडियन हूँ। आपको लगेगा यार इतनी विविधता भारत में है, नॉर्थ में रहोगे तो दूसरे टाइप की विविधता, आप जाओगे साउथ में अलग टाइप का कल्चर, लगेगा कोई दूसरे प्लेनेट पे आ गए हैं। और कहीं नॉर्थ ईस्ट में चले गए, दार्जिलिंग के आगे, तो पता चले आप खो जाओगे। समझ में आया? आप चले जाओ पहाड़ों पर, हिमाचल में चले जाओ, आप जम्मू चले जाओ, अलग टाइप की आपको विविधता देखने को मिलेगी। फिर भी एटलीस्ट हम लोग क्या हैं? यूनाइट हैं, एक हैं, भारतीय हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी पहचान है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए गर्व का विषय है कि इतनी विविधताओं के बावजूद हम लोग एक बने हुए हैं और एक हैं। समझ में आया? इतनी विविधता किसी दूसरे देश में रख दीजिए, आप बता रहा हूं कत्लेआम हो जाएगा, वो एक ही नहीं हो पाएंगे। आप देखिए अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक देश में, इतना सभ्य देश है अमेरिका, इतना डेवलप कंट्री है अमेरिका, वहाँ भी देखिए आप तो कहीं ना कहीं भेदभाव होता है बड़े पैमाने पर ना, काला गोरा के बेस पर। हमारे यहाँ होता है? कभी नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है भाई, आप शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑफिसर बन गए, आप एकदम बदसूरत हो, एकदम नाइजीरियन टाइप के हो, काले हो, और आपकी जो बहू होगी, आपकी वाइफ होगी, इतनी सुंदर आएगी तो कि कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय भी फेल है। लेकिन फिर भी आप देखते हो कि जो आपका 100 साल, 70 साल, 80 साल, 50 साल, 40 साल का वैवाहिक जीवन है, बहुत सुखमय बीतता है। इसके पीछे रीजन क्या है? यही इंटेग्रिटी। क्लियर? अखंडता। हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, हम लोग सामंजस्य बिठाने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं कि हम लोग तोड़ें लोगों को, हम लोग लोगों को जोड़ें, ऐसी लोग हैं हम लोग। वसुधैव कुटुंबकम, देश ही नहीं दुनिया हमारा परिवार है, ऐसा विचार रखने वाले हम भारतीय हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सल्यूट करते हैं
सलाम करते हैं ऐसे भारतीयों पर और ऐसी भारतीयता पर। क्लियर। और इसी के साथ हम लोग सेशन की एंडिंग करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत आभार। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया मैं, भावनाओं में बहने लगा और मुझे कमेंट देखना था, मैं ज़्यादा कमेंट भी नहीं देख पाया। हाँ, ये पता चला कि बहुत सारे लोग लाइव रहे और सीनियर लोग लाइव रहे जो कहीं ना कहीं आईएएस संस्थान चलाते हैं, शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट के, वो लोग भी लाइव रहे, जिनको मैं आदर्श मानता हूँ अपने जीवन में, वो लोग भी हमारी क्लास से जुड़े रहे, देखा उन्होंने। और आशा करता हूँ कि ऐसे लोग क्लास के बाद में, सेशन की एंडिंग के बाद में मुझे फ़ोन करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे कि आप तिवारी ये सुधार करिए, ये और इम्प्रूव करिए, आपका सेशन और बढ़िया जाएगा। क्योंकि सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है। मैं ये नहीं मानता कि मैं पूर्ण हो गया हूँ और सारे दुनिया के जो गुण हैं सब मेरे में ही समाहित हैं। बहुत सारे अवगुण भी मेरे अंदर हैं जो मैं धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ। बहुत सारे अवगुणों पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं चाहता हूं कि बस महात्मा बुद्ध के जैसे जीवन बिताऊं और देश दुनिया की जो भी दोष हैं, जो भी अवगुण हैं, उनके अपने पास भी भटकने ना दूं। और अगर आप लोग कोई ऐसा पॉजिटिव सुझाव देते हैं तो मोस्ट वेलकम है। और ये सेशन कल फिर हम लेकर आएंगे और बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच में मैंने कुछ बोला, कुछ बोलने की हिम्मत की और हिमाकत की। अगर आपको लगता है कि किसी विशेष की भावनाओं को कोई ठेस लगी हो तो हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। और जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, सब्बा खैर, टेक केयर।